दोस्तों, इस दुनिया में जीने के लिए इंसान को ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी चीजें छोड़नी पड़ती है ताकि वह अपना आने वाला कल अपने बीते हुए कल से बेहतर बना सके। इस प्रकार कई लोगों को अपना आबाद गांव छोड़कर शहर में आना पड़ता है, पर हमारे दिल से हमारे गांव की मिट्टी छूट नहीं पाती। मेरा परिवार भी इसी तरह अपने गांव को छोड़कर शहर में अपना जीवन बिता रहा था, पर हमें जब भी मौका मिलता या गर्मियों की छुट्टियां होती तो हम अपने गांव आ जाया करते थे। मैं, मेरा भाई और मेरे माता पिता सभी को गांव शहर से ज़्यादा प्यारा था। दोस्तों, एक बार की छुट्टियों में जब हम अपने गांव आकर नेचर का आनंद उठा रहे थे, उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि ये ट्रिप काफ़ी भयानक यादगार हो जाएगी। वैसे हमारे गांव का घर काफ़ी सुंदर और बड़ा है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहकने की आवाज़ और सूरज की भीनी भीनी रोशनी आती है। एक दो दिन हमने काफ़ी मज़े लिए और आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी जो हम शहर से लाए थे। 2 घर छोड़ने के बाद हमारे यहाँ एक बड़ी सी हवेली है जहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, पर उस वक्त वहाँ पर ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर हमें पता चला कि वो औरत काला जादू और तंत्र मंत्र की चीज़ें किया करती थी और गांव के काफ़ी लोगों को उसने अपने जादू से परेशान कर रखा था। इसी के चलते एक दिन 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और तब से वह हवेली भी बंद है, क्योंकि माना जाता है कि आज भी उसकी आत्मा उसी हवेली में है। मेरा भाई इन चीज़ों में ज़्यादा यकीन नहीं करता था और उसे यह सब एक मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं लगता था। मिठाइयाँ देने के बाद जब हम वापस अपने घर आए तो उस रात हमें काफ़ी टेस्टी खाना खाया। खाने के बाद सारे अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और मेरा बड़ा भाई छत पर सोने चला गया। और आधी रात को जब उन्हें प्यास लगी तो उनकी नींद खुली। तब उन्होंने 2 घर छोड़कर उसी हवेली से कुछ आवाज़ें आती सुनी। ध्यान से देखने पर उन्हें उस छत पर वही बूढ़ी औरत दिखाई थी जिसके बारे में आज गांव वाले बता रहे थे। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट के नीचे से यकीन मानो उसकी लंबी सी नाक साफ दिखाई दे रही थी। पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 4-5 औरतें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो उन औरतों के साथ कोई जादू टोना कर रही हो। पर मेरे भैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। एक औरत जो गांव वालों की नज़रों में मर चुकी है, उन्हें कैसे दिख सकती है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एकदम से पूरे गांव की बिजली चली गई। बादलों के गरजने की आवाज़ कानों में सुई की तरह चुभ रही थी और इन सब शोर के बीच में भैया के कानों में कोई फुसफुसाया कि तूने हमें देखकर ठीक नहीं किया। दोस्तों, उस वक्त मेरे भैया काफ़ी घबरा गए। उनका गला किसी रेगिस्तान की तरह सूख गया था, बदन तपना शुरू हुआ और वो छत से नीचे बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए आ रहे थे। एकदम से हम सबकी नींद खुली और भैया की हालत देखकर हम सब दंग रह गए। उनका पूरा मुंह लाल था, उनका हाफना बंद नहीं हो रहा था। दोस्तों, गांव में अक्सर ऐसी आत्माएं इंसान के शरीर पर हावी हो जाती हैं। शुक्र है मेरी दादी एक ओझा को जानती थी जो इन सब चीज़ों में माहिर थे। दादी ने ओझा को बुलाया और उस ओझा ने मेरे भाई को एक ताबीज़ दिया। ओझा ने हमें बताया कि वो बुढ़िया की आत्मा इसके ऊपर हावी होना चाहती है और इसकी बलि देकर इस दुनिया में वापस आना चाहती है। आप सभी की भलाई इसी में होगी कि आप सभी ये गांव छोड़कर चले जाएं और यहाँ पर वापस ना आए। दोस्तों, तब से लेकर आज तक मेरा भाई वापस हमारे गांव कभी नहीं आया। आइए दोस्तों, अपनी तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ट्रेन का सफ़र इतना रोमांचक और एक्साइटिंग होता है जिससे हम सब लोगों की कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती हैं। ट्रेन में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कुछ से हमारी बातें भी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा सफ़र भी कट जाता है। ट्रेन से बाहर देखने पर नज़ारे इतने लुभावनी लगते हैं और टीटी जब टिकट चेक करने आता है तो उसके मुंह से टिकट टिकट की आवाज़ एक सुरीले गाने की तरह लगती है। दोस्तों, आज का ये किस्सा भी एक टीटी का है। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ
यह मेरे दादाजी के भाई के साथ घटी थी। ये बात करीबन 1989 की होगी, जब मेरे दादाजी के भाई की साहिबगंज स्टेशन में नौकरी लगी थी। उन्हें वहां पर एक स्टेशन मास्टर पोस्ट किए गए थे। गवर्नमेंट जॉब की खुशी किसे नहीं होती, मगर घर से दूर जाने का हल्का सा गम भी था उन्हें। पोस्टिंग होने के तुरंत बाद ही वह साहिबगंज की ओर निकल पड़े। उनका सफ़र ठीक ठाक गुजरा और जिस दिन वह साहिबगंज के स्टेशन पहुंचे तो बाकी वर्कर्स ने उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया, मगर उन्हें यह खबर नहीं थी कि वर्कर्स के अलावा और कोई भी था जो उनका स्वागत करने वाला था। लंबे सफ़र से स्टेशन मास्टर जी काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने अपने वर्कर्स को बोला कि मुझे स्टाफ क्वार्टर दिखा दो ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं। उस समय पर शेयरिंग बाथरूम हुआ करते थे। क्वार्टर के सारे वर्कर्स एक ही बाथरूम इस्तेमाल किया करते थे। रूम में पहुंचने के बाद मास्टर जी नहा धोकर तैयार हुए और उस दिन सारा वक्त काम समझने में लगाया। इसके बाद रात को खाना खाकर चुपचाप सोने चले गए। आधी रात को जब मास्टर जी को वॉशरूम जाना था तो वह उसी क्वार्टर के पास वाले टॉयलेट में गए। दोस्तों, उस समय लाइट उतनी नहीं हुआ करती थी और जहां पर लाइट होती भी थी तो बिजली की परेशानियां रहती थी। मास्टर जी ने अपनी लालटेन जलाई और टॉयलेट चले गए। उन्हें करीबन 1 मिनट ही हुआ होगा कि तभी अचानक से कुछ आवाज़ों ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करा। पास ही रखी लालटेन भी जब बुझने लगी तब मास्टर जी ने सोचा कि बिना हवा के यह कैसे मुमकिन है और यह आवाज़ भी लगातार क्यों आ रही है। टॉयलेट की छत से जब एक पसीने की बूंद नीचे आकर टपकी तब मास्टर जी ने ऊपर की ओर देखा और देखते ही रह गए। उन्होंने देखा कि एक डायन उल्टी लटकी हुई है जिसके बाल उसके मुंह पर आ रहे थे। उसके बालों के बीच में से उसकी आंखें एकदम लाल चमकती नजर आ रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे रात को बिल्लियों की आंखें चमकती हैं। ये दृश्य देखकर मास्टर जी दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस समय मास्टर जी ने वहां से भागना ही बेहतर समझा। अगले दिन जब उन्होंने ये बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ एक चुड़ैल का साया है जो कि ट्रेन की पटरी पर कट के मर गई थी। दिन के वक्त वह दिखाई नहीं देती, मगर अक्सर रात को ऐसे ही दस्तक देती है। वो अपने होने का एहसास कराती है। दोस्तों, बाकी वर्कर्स मास्टर जी को ये सारी बातें उन्हें पहले ही दिन में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन फिर भी उस डायन ने खुद ही अपना परिचय दे डाला। उसके बाद एक वर्कर ने कहा कि हम में से कोई भी उस टॉयलेट में रात को नहीं जाता, तो आप भी आइंदा से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, फिर क्या था, मास्टर जी ने सोच लिया था कि जानबूझकर अपने जान खतरे में डालने से अच्छा है कि उस चीज का सम्मान करते हुए उससे दूर रहा जाए। दोस्तों, इसके बाद से कभी भी मास्टर जी सूरज ढलने के बाद उस टॉयलेट में नहीं गए। दोस्तों, इस दुनिया में जीने के लिए इंसान को ना जाने कितनी मेहनत कर। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग आते हैं उन्हें एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमती रहती है। दोस्तों, मौत ही वो दरवाजा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में आत्मा की मदद करता है। पर आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति जरूरी है, तभी वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। कई बार अधूरी इच्छाओं की वजह से या फिर अधूरे काम की वजह से या वक्त से पहले ही मौत हो जाने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण वो इसी दुनिया में भटकती रहती है। पर सारी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचाए ऐसा जरूरी तो नहीं। तो चलिए, आत्माओं के प्रति आपका नजरिया बदलने के लिए मैं आपके सामने ये कहानी पेश करता हूं जो हमें बारुच गुजरात के शिवम गढ़वी ने भेजी है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवम गढ़वी है और ये कहानी मेरे पिताजी की है। दोस्तों, हमारा परिवार बारुच में रहता है और यहीं पास में एक मिल है जहां मेरे पिताजी काम करते थे। उनकी ड्यूटी की शिफ्ट बदलती रहती थी, कभी दिन तो कभी रात में वो जॉब पर जाया करते थे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी इंसान उस मिल में काम करता था उसे वहाँ पर किसी आत्मा के होने का एहसास होता था।
पर ध्यान देने की बात यह है कि वो आत्मा ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं किया, मगर जब भी मिल में रखी गई कोई मशीन खराब हो जाती तो किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ ज़रूर आती थी। वो शोर इतना तेज होता था कि अगर कोई वर्कर सो भी रखा है तभी उसकी नींद टूट जाए और वो एकदम से चौकन्ना हो जाए। वह आत्मा भी तभी चिल्लाती थी जब मशीन में खराबी हो रखी हो, मानो उसे पहले से ही पता चल जाता था कि मशीन में दिक्कत है और वह मशीन ऑपरेटर को चौकन्ना कर देती थी। इसी प्रकार एक बार जब मेरे पिताजी की नाइट शिफ्ट थी तब उन्होंने मशीनों को चेक करके सारी मशीनों में ऑयल की मात्रा मेंटेन करके फैक्ट्री को ताला लगा दिया और चाबी वॉचमैन को दे दी। इसी के साथ वो अपने दूसरे साथी धीरू भाई के साथ शुल्क तीर्थ मेले में चले गए। हालांकि उन्होंने सारी मशीनें चेक कर दी थी और मशीनों में ऑयल भी डाल दिया था, मगर वापस आकर जो उन्होंने देखा वह काफ़ी हैरान करने वाला था, क्योंकि एक मशीन लीक हो रही थी और उसमें से ऑयल टपक रहा था। ध्यान देने पर पिताजी को मालूम पड़ा कि जिस हिसाब से वह लीक हो रही थी उस हिसाब से तो मशीन बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन मशीन अब भी चालू है और काम कर रही है। ये कैसे मुमकिन है? पिताजी ने सोचा शायद वॉचमैन ऑयल डाल गया होगा। उनके पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि वॉचमैन तो पूरी रात बाहर ही था। ये बात सुनकर तब पिताजी समझ गए कि किसी के भी फैक्ट्री में ना होने पर यह काम सिर्फ वह आत्मा ही कर सकती है। मशीन ना खराब हो जाए इसलिए उस आत्मा ने मशीन का ऑयल लेवल मेंटेन किया होगा। दरअसल दोस्तों, कुछ साल पहले जब एक वर्कर की मौत खराब मशीन के चलते इसी फैक्ट्री में हुई थी, तब से उस वर्कर की आत्मा ने अपना घर उसी फैक्ट्री में जमा लिया और वह लोगों को इसी प्रकार से सावधान करता था। दोस्तों, कई बार लोगों की मौत के पीछे कोई मकसद तो नहीं होता, पर उनकी मौत के बाद वह आत्मा अपना मकसद मौत के कारण से जोड़ सकती है। जैसे इस फैक्ट्री की अच्छी आत्मा ने अपने मरने के बावजूद भी अपने साथियों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी और मिल के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाई। आज यह फैक्ट्री को बंद हुए कई साल हो चुके हैं और कहा जाता है कि उस भली आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। उस आत्मा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी मिल के वर्कर की मदद में यूज करी। दोस्तों, इसी भले काम की वजह से उसे मुक्ति मिली होगी और हमें भी यह जानने को मिला होगा कि सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, इस संसार में अगर भगवान है तो भक्ति भी है, और जहां भक्ति है वहां कुछ नास्तिक भी है। दोस्तों, ये तो मानने वाले के ऊपर बात है कि भगवान में विश्वास रखे या ना रखे, पर भगवान के अलावा भी कुछ ऐसी अन्य शक्तियां हैं जो इंसान के समझ से परे हैं और जिसका जवाब हर कोई खोजता है। हर किसी को जवाब तो नहीं मिलता, पर एक विश्वास हर वक्त रहता है कि कोई तो है जो हमारी समझ से ऊपर है। इसी तरह नास्तिक लोग ना तो भगवान में मानते हैं और ना ही शैतान में। उनके लिए सिर्फ जो उनके सामने है वही सत्य है और वह सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। इसी प्रकार ये कहानी जिसने हमें भेजी है वो भी एक वक्त नास्तिक हुआ करती थी, पर किस्मत ने उनके साथ एक ऐसा खेल खेला कि उनका अपने सिद्धांतों पर से विश्वास उठ गया, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वह नॉर्मल नहीं था और ना ही उन्हें इन सब की कोई भनक भी थी। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंख्या है और मैं उड़ीसा में रहती हूँ। यह करीब 3 साल पहले की बात है जब मैं मनाली में रहा करती थी। रोजा और पूनम यह मेरे दोस्त थे। रोजा और मैं हॉस्टल में रहा करते थे और पूनम अपने घर वालों के साथ। हम काफ़ी मौज मस्ती वाली ज़िंदगी जी रहे थे। हम तीनों को ही बाइक का काफ़ी शौक था और हमारे पास रखी एक बुलेट करीब करीब मनाली की सारी गलियां नाप चुकी थी। हम रात के 8 बजे तक बाहर ही मौज मस्ती में रहते थे, एकदम फिल्मों वाली लाइफ जी रहे थे। दोस्तों, बाहर बाइक में घूमने के बाद हम हर रोज पूनम को उसके घर पर छोड़ने जाते थे। हॉस्टल से पूनम के घर की ओर 2 रास्ते जाते थे, एक मेन हाईवे वाला और दूसरा कनलॉग सिमेट्री ग्रेवयार्ड वाला था। हम अक्सर हाईवे वाले रास्ते से ही जाया करते थे, मगर एक दिन हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने के कारण हमने दूसरे रास्ते से जाने का फैसला किया। मैं तो पहले से ही नास्तिक थी,
पर मेरे दोस्त भूत पिशाच में मानते थे। रोजा ने उस रास्ते से जाने के लिए हमें काफी मना किया, पर मैंने जिद करके उन्हें मना लिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, चलो आज इस रोड पर भी बाइक दौड़ाई जाए। रोजा को डरता देख मैंने उसे थोड़ा और तंग करने का सोचा और जोर जोर से भूतों को चेतावनी देते हुए जा रही थी कि मैं नहीं डरती किसी भूत से, अगर कोई असली में है तो मेरे सामने आए। दोस्तों, अभी तक ये सब मेरे लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था, पर जब मुझे मेरी बाइक भारी लगने लगी तब मैंने सोचा कि अचानक से इसका वजन इतना क्यों महसूस हो रहा है। पीछे बैठी रोजा ने मुझसे कहा कि हमारी साइड से एक कार काफी तेजी से गुजरी है, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि मुझे वो कार नजर नहीं आई और मैंने उसे ये बोलकर चुप करा दिया कि तेरा वहम होगा। बुलेट का वजन मुझसे संभल नहीं रहा था, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं हैरान थी। तभी अचानक आगे एक आदमी ग्रेवयार्ड के सामने ही खड़ा था। उसे देखकर रोजा बोली, यह वही आदमी था जो अभी गाड़ी से फुल स्पीड में गया था। आसपास की अजीब आवाजें जब हमारे कानों में पड़ना शुरू हुई तो हम तीनों काफी घबरा गए थे। फिर जो अगली चीज मैंने देखी उसे देखकर मैंने फुल स्पीड में बाइक भगाई। वह आदमी हमें चारों ओर नजर आ रहा था। डर के मारे जब मैंने बाइक की स्पीड फुल कर दी तो आगे से आती हुई कार की रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी और मैं बाइक का कंट्रोल खो बैठी। उसके बाद जो अगली चीज मुझे याद है वो ये थी कि हम हॉस्पिटल में पड़े थे। अच्छी बात यह थी कि हमें ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर हमारी बाइक बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। दोस्तों, शायद मेरी बेवकूफ़ी हम सबकी जान ले ली थी उस दिन। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मैंने कभी किसी आत्मा को चुनौती नहीं दी और अब मैं इन सब में मानने भी लगी हूँ, पर फिर भी जब वो हादसा याद करती हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती और अगर मैं सो भी जाऊं तो मुझे डरावने सपने आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चुका है हमारी आज की आखिरी कहानी का, जो कि हमें उड़ीसा से देवाशीष ने भेजी है। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवाशीष है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे कॉलेज के दिनों की है। दोस्तों, उस समय मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे थे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं देर रात तक पढ़ाई किया करता था। वैसे तो हमारा गांव छोटा सा ही था और ज़्यादा चहल पहल भी नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा घर जो कि अब खंडर बन चुका था और वहां से आवाज़ें आने की चर्चा पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि मेरे पिताजी और दादी ने भी उस खंडर से काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी थी। दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि उस घर में भी पहले एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। किसी कारण पूरे परिवार की मृत्यु हो गई और आज उस घर में 3 आत्माएं वास करती हैं। सुनने में आता है कि वो औरत गर्भवती थी और हमारे वहाँ यह माना जाता है कि जिस औरत के पेट में बच्चा पल रहा हो और किसी कारणवश उस औरत की मृत्यु हो जाए तो उस औरत की आत्मा पिशाचिनी का रूप धारण कर लेती है, जो कि आत्माओं में सबसे खतरनाक मानी जाती है। यह सब जानकर मुझे आश्चर्य जरूर हुआ, पर मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं था और मुझे इन सब पर विश्वास भी नहीं था। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी विचारधारा ही बदल दी। दरअसल बाकी रातों की तरह इस रात भी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। करीब 1:30 बज रहे होंगे और मेरा दरवाज़ा भी थोड़ा खुला था। बाहर आंगन में पड़ते वक्त अचानक से मेरी नज़र दरवाजे पर गई और मैंने देखा कि बाहर एकदम से कुछ हलचल हुई है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सफ़ेद साड़ी में कोई तेजी से एक छोर से दूसरी छोर की तरफ भागा हो। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में कहीं भागी जा रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि किसी काम से जा रही होगी, पर इतनी रात को कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। यही सोचते मैं उसके पीछे पीछे चला गया। दोस्तों, घर से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ठंडी हवा का झोंका मेरे पूरे शरीर को चीरता हुआ निकल गया। इसके बाद मैं अचानक वहीं गिर पड़ा। मेरे गिरते ही मैंने देखा कि उस औरत के हाथ में एक बच्चा था और वह मेरी तरफ ही भागते हुए आ रही थी। दोस्तों, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी रूह मेरे शरीर से मानो निकलने ही वाली हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। आंखों के आगे अंधेरा सा होने लगा था। मैं बेहोश होने वाला ही था कि तभी अचानक मुझे थोड़ी हिम्मत सी आई।
मैं उस औरत से दूर भागने लगा। औरत भी मेरे पीछे पीछे पूरी रफ्तार से आ रही थी। भागते समय मुझे यह एहसास हुआ कि शायद आज यह मेरा आखिरी दिन है, और मुझे पता था कि यह औरत मुझे जान से मार देगी। पर शुक्र है भगवान का, जो कि मैं दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में गिर गया और मैंने देखा कि वह औरत मुझे नज़रअंदाज करते हुए सामने एक घर में घुस गई। दोस्तों, यकीन मानो वो वही घर था जिसकी कहानी मुझे दिन में दादी और पिताजी ने सुनाई थी। मैं गड्ढे से बाहर निकला और उस घर की ओर जाने लगा कि तभी अचानक मेरी उत्सुकता जागी कि आखिर वह थी कौन। दोस्तों, यकीन मानो जो मैंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैंने देखा कि वह औरत आग के पास बैठकर अपने बच्चे को अपनी गोद में सुला रही थी। उसकी वह लोरी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरी आंखें यह सब देखकर फटी की फटी रह गई थी। तब उस औरत ने अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई और मेरी ओर देखा। उसका जला हुआ चेहरा और उसकी लाल आंखें इतनी भयानक थी कि वो चेहरा मैं आज तक भुला नहीं पाया। इसके बाद मैं तुरंत अपने घर की ओर भागा। मेरी सांसें फूल रही थी, पर मैं फिर भी भागे जा रहा था। घर पहुंचकर ही मुझे चैन आया और मैं अपने कमरे में जाकर बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, पर जब मैंने अपने जख्मी पैर को देखा, जो चोट मुझे गड्ढे में गिरने की वजह से लगी थी, तब से मेरा भूतों में विश्वास बन गया। उसके बाद से मैंने कोई ऐसा काम दोबारा नहीं करा जिससे मेरा किसी भी तरह की आत्मा से वापस सामना हो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर